आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू। हेयर फॉल के बारे में आपने बहुत जाना होगा कि आजकल चाहे वो औरतें हो या फिर मर्द हो, तमाम लोगों को इस तरह के जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में बताया जाता है कि जो हमारी जो फूड जो इंटेक है, हमारा जो आजकल हम जो खाते पीते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, या फिर और तरह के मसाइल बताए जाते हैं, चाहे वो केमिकल यूज़ का बताया जाता है या फिर जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इसी तरह की काफ़ी सारी बातें होती है कि हेयर फॉल इन चीज़ों की वजह से होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये हेयर फॉल बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी आजकल होता है और बुजुर्गों में भी होता है ये हेयर फॉल। इस हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये हेयर फॉल कैसे होता है और इसके लिए क्या किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट अभी तक आ चुका है, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अमीर इनायत, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इस तरह के पेशेंट्स के साथ उनका ज़्यादातर आमना सामना होता है। उनके बारे में हम बात करेंगे आज, आखिर वो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को किस नज़र से देखते हैं और इसके लिए उनके पास किस तरह की उम्मीद है इन पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, पहले मुझे ये बताइए, हेयर फॉल आपकी नज़रों में, आप इस तरह के पेशेंट्स के साथ एनकाउंटर करते हैं, किस तरह का है, किस सिचुएशन में, क्या मैग्नीट्यूड है इसका? जैसे हमारे पास आए दिन जो पेशेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं कि कोई कहता है कि मैंने देखा कि मेरे कॉम में बहुत सारे हेयर जमा हो गए, मैं सुबह जब उठता हूँ या उठती हूँ तो मेरे पिल्लो भरा हुआ होता है हेयर की वजह से, या कभी हाथ फेर देता हूँ सिर पे तो हाथ में बहुत सारे जो बाल जड़े हुए होते हैं। तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या फ़र्क है। जो हेयर फॉल हमारी बॉडी में एक एक्टिविटी का एक नॉर्मल हिस्सा है। मेडिकली हम कहते हैं कि हमारे हेयर कम से कम अराउंड 1 लाख से ज़्यादा हमारे फॉलिकल्स होते हैं और इसमें 10% यानी 100 के करीब अगर हमें रोज़ बाल झड़ते हैं, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है। और लेकिन अगर ये हमारे बाल झड़ते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हेयर लॉस है। और इसके कई वजूहात हो सकते हैं, अलग एज ग्रुप में अलग अलग वजूहात हो सकते हैं। मेल्स में अलग होता है और फीमेल्स में बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। और जो हमारे पास जो कॉमनली एनकाउंटर होते हैं वो एक टीन एज में कोई लड़का आता है या एक एडोलेसेंस में 25 साल से कम लोग आते हैं, जहाँ ये एक कंसर्न भी है और लोगों में होना भी चाहिए कि अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं ये नॉर्मल हैं या ये एबनॉर्मल हैं। और अगर हमारे सिर में जो डेंसिटी जो बालों की थी वो धीरे धीरे हमें स्कैल्प नज़र आ रहा है या किसी जगह पैच नज़र आ रहा है, या हेयर जो है वो धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, खासकर टीन एज और यंग एज में, तो उस एज में हमें तुरंत इस पर कंसर्न होना चाहिए और साथ साथ ही किसी अच्छे और एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये क्या वजूहात हो सकते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि जो अक्सर जो हेयर फॉल की हमारे पास शिकायत आती हैं खासकर यंग एज में, वो एंड्रोजेनेटिक हेयर फॉल होता है, यानी कुछ कारण जीन की वजह से होता है, जेनेटिक होता है। जैसे पैटर्नल साइड में उन्होंने देखा होगा कि किसी को पैटर्न हेयर लॉस है जो अलग अलग तरीके से होता है, या मैटरनल साइड से हो सकता है। और अगर इस एज में आपको ये नज़र आ रहा है कि हमें वक्त से पहले हेयर लाइन जो है वो पीछे चली गई, या सिर के ऊपर हमें कुछ पैच नज़र आ रहा है या थिनिंग नज़र आ रही है उस यंग एज में, तो यू शुड बी रियली वरीड एंड कंसर्न, क्योंकि इससे पहले देर हो जाए आपको पहले ही उस चीज़ का इलाज शुरू करना चाहिए। और अगर हम फीमेल्स में देखते हैं, फीमेल्स में अक्सर हम इस पैटर्न का लॉस नहीं देखते हैं। फीमेल्स में हमें डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, यानी हमें जो स्कैल्प है नज़र आ सकता है, या कई फीमेल्स में हमें जो जहाँ से हमें पार्टीशन होता है वो धीरे धीरे जो है वो दिखाई देता है, वो धीरे धीरे नज़र आता है। और डिफरेंट स्टेज में हम इसको फिर मेडिकली क्लासीफाई करते हैं। और मेल्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है और फीमेल्स में भी हम अलग स्केल्स यूज़ करते हैं, जिसको हम पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। और मेल में जो पैटर्न हेयर लॉस है, जो एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस है, जो हार्मोन की वजह से होता है, उसका जो कारण है कि उसमें हमें पता चलता है कि जो हमारा जो हेयर है, इसको हम टर्मिनल हेयर बोलते हैं, ये धीरे धीरे मिनिएचराइजेशन की तरह चला जाता है या धीरे धीरे पतला होते चला जाता है, जो टर्मिनल हेयर से
वेलस हेयर में चला जाता है और हमें बाल जो थिनिंग होती है वो धीरे धीरे नज़र आता है। यहाँ हेयर के जो पैटर्न है, पहले फ्रंट में, फिर सेंटर में, फिर पूरा बाल जो है सेंटर में चले जाते हैं। और नॉर्मली देखा गया है कि अगर किसी को एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस है तो वो यूजुअली 40 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 60% में शुरू होता है। लेकिन अगर वो टीन एज में शुरू हो गया तो उसको हम प्रिवेंट और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अगर हम सही टाइम उसमें इंटरवेंशन कर लेंगे। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे कुछ और पूछूं तो मुझे ये बताइए, जो प्रिवेंट और प्रोलॉन्ग की जो आपने बात की है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, प्रोलॉन्ग उसके लिए क्या करना है, क्या सर्जिकल प्रोसीजर्स इसके लिए या फिर कुछ आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं? देखिए, इससे पहले हम इस सवाल पे जाएं, मैं कुछ कारण बता सकता हूँ। कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि और क्या कारण हो सकते हैं जहाँ हेयर फॉल हो सकता है, तभी हम इसमें प्रिवेंशन और बाकी की तरफ चले जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों में अगर अनबैलेंस डाइट है, तो जैसे आपने बताया मिनरल्स हमारे प्रॉपर नहीं हैं, हमारे पास हम प्रॉपर तरीके से हम प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर कोई बंदा बहुत देर तक बीमार है, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उसके बाद भी हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी में सिट्रस लेवल ज़्यादा है, सिट्रस को हैंडल नहीं कर सकता है, जैसे कि अचानक टीन एज में एग्ज़ाम्स आ गए, या कोई फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, या कोई अचानक से किसी को फैमिली डिस्कॉर्ड, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गए, वो स्ट्रेस में आ गया, उसकी वजह से भी हेयर फॉल, बाल झड़ना ज़्यादा विजिबल हो सकता है, नज़र आ सकते हैं, लेकिन जो कि मैनेज करने से रिवर्सिबल भी हो सकता है। और इसके अलावा कई बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड में हो गया, या फीमेल में अगर अक्सर टीन एज में हम लोगों को आजकल नज़र आता है, जिसको हम PCOS या PCOD बोलते हैं, या उसमें हाइपोथायराइडिज्म, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें भी डिफ्यूज़ हेयर लॉस पाया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर जैसे मैंने बोल दिया है कि कुछ मिनरल्स और कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, और मल्टीविटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम टेलोजन इफ्लुएम कहते हैं। और ये स्टेज को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है हमें हेयर फॉल को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और जैसे आपने बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से क्या क्या आजकल के क्या क्या इलाज है, सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने जो ही आइडेंटिफाई किया तो टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके उस जांच करानी है कि भाई ये हेयर फॉल क्यों हो रहा है, क्या वजूहत है। उसके बाद जो जनरल मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सबके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना। तो लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा है कि वी शुड टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, जैसे 3 से 4 लीटर पानी हमें रोज़ पीना चाहिए। नंबर 1, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, जिसमें हमारे फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, और जिसमें हम जैसे वेज के लिए वेजिटेरियन प्रोटीन वाला डाइट ज़्यादा होना चाहिए, नॉन वेज के लिए नॉन वेज वाले ले सकते हैं। और साथ में स्लीप पैटर्न हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अक्सर रात भर मोबाइल पे होते हैं, प्रॉपरली स्लीप साइकिल जब हमारा डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से हो सकता है। या अगर ज़िंदगी में कभी कोई स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, जो रिवर्सिबल है अगर आप उसको टाइम से मैनेज कर सकते हैं। और साथ में खासकर मैं बताऊं कि जो लोग खासकर स्मोकिंग जो करते हैं या जो कोई और ड्रग्स लेते हैं, तो उसमें भी जो है हेयर फॉल के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की, एक जो आपने कहा कि एक हिस्ट्री हो सकती है फैमिली की, तो उसके लिए तो एक आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या फिर उसके लिए डिफरेंट पैटर्न्स का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़, जैसे आपने कुछ का मेंशन किया, लेकिन कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है, उनकी वजह से भी होता है। इस तरह की कौन सी डिजीज़ या फिर किस तरह की इवॉल्वेशन करनी चाहिए कि इंसान को, सो दैट ही वुड कम टू नो कि जो उसकी जो प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये कहीं और एग्जिस्ट कर रही है, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है या फिर उसको उस बेसिक जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए पहले ट्रीट करना पड़ेगा? देखिए, इस चीज़ को भी समझने के लिए पहले हमें हेयर ग्रोथ साइकिल को समझना है कि हमारे जो एक ग्रोथ साइकिल होता है 3 फेज में होता है, जिसको हम पहला ग्रोइंग फेज होता है, जब ग्रोथ होती है उसको हम एनाजन फेज कहते हैं। जब एक ट्रांजिशन फेज होता है जो कम से कम
15 से 20 दिन तक रहता है, उसको हम कैटाजन फेज कहते हैं। और एक टेलुजन फेज है जिसको रेस्टिंग या शेडिंग फेज बोलते हैं, जो 2 से 3 महीने तक रहता है। जैसे आपने बताया, अगर सपोज एक बंदा बीमार है, बहुत देर तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, या किसी की डिलीवरी हो गई, प्रेगनेंसी इज इटसेल्फ अ बिग स्ट्रेस, और कोई सर्जरी हो गई, पोस्ट ऑपरेटिव फेज में है, तो उसमें क्या देखा गया है कि ये जो हमारा टेलुजन फेज है, इसमें ज़्यादा शेडिंग हो जाती है, इंक्रीज होता है। या कभी कभी एनाजन जो फेज है, जो नॉर्मली 2 से 8 साल तक ग्रोथ होता है, वो एकदम से शॉर्ट होके वो एकदम से टेलुजन फेज में आके हमारा बाल जो है ज़्यादा झड़ने शुरू होते हैं। और अगर हम इसको देखें, इवेलुएट प्रॉपरली कराएं, ये बिल्कुल रिवर्सिबल फेज है। इसको 2-3 महीने में अगर आप प्रॉपरली केयर करें, मैनेज करें, डाइट करें, जैसे मैंने डाइट प्रॉपरली लें, तो इसको हम रिवर्स करते हैं। तो ये एक है। दूसरा जो मैंने आपको बोला है, जिसको हम जो कॉमनली जिससे हम परेशान हैं, वो एजी है, एंड्रोजेनेटिक जो हेयर फॉल है, जिसको हम बालनेस भी बोलते हैं, या मेल पैटर्न बालनेस भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उसमें थिनिंग होती है, यानी उसमें या तो आपका फ्रंट हेयर लाइन रिड्यूस पीछे की तरह जाता है, या आपके सेंटर में बाल पतले होते हैं और आपका स्कैल्प नज़र आता है। तो उस सिलसिले में हमें अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और टीन एज वालों को खासकर एक कंसर्न है, नहीं तो पहले वक्त होने से पहले ही वो गंजापन के शिकार हो सकते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले उस इंटरवेंशन में कि कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस हैं जो अप्लाई करने के लिए आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आफ्टर प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद, जिसको हम मिनॉक्सिडिल और फिनेसराइड की कम्बिनेशन आती है, एक तो ये है। और दूसरा, हम ऑरल मेडिकेशंस का भी जो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसर्न करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम उस फेज़ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? हमारा जो हेयर फॉलिकल है, इसमें मैंने जैसे एंड्रोजन बोला कि जब भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल हमारी बॉडी में बढ़ती है, और इसके साथ साथ एक एंजाइम होती है जिसको हम 5-अल्फा रिडक्टेज बोलते हैं, वो एंजाइम जो है वो इस टेस्टोस्टेरोन को DHT में, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करके हमारे हेयर फॉलिकल्स को अर्ली अटैक कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे बाल धीरे धीरे मुरझाए जाते हैं, सर्कुलेशन कम होती है, डिजेनरेशन होती है, और जिसकी वजह से AGA शुरू होता है। और अगर ये दिख गया तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये होता है, उसको हम अर्ली एज में दवाई दे के प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मैंने 2 दवाइयों का जिक्र किया, और साथ साथ में कि अगर सपोज किसी बंदे ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे जो मोटे बालों से ये पतले हो गए, तो वार्निंग है कि हाँ, अर्ली आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। लेकिन अगर पूरा क्लीन हो गया है, तो फिर सिर्फ एक ऑप्शन रहती है। अब रिसेंटली नंबर 1 हम लोगों के पास हेयर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन है, जो मल्टीपल टेक्निक से होता है। और लेकिन उससे पहले अगर हम चाहें तो कई टॉपिकल सॉल्यूशन के साथ साथ जो नए हमें आजकल टेक्निक्स है, जिसको हम PRP बोलते हैं, PRP दैट इज, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है, वो डिफरेंट तरीके से हम स्कैल्प में अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। और इंजेक्ट के कई तरीके हैं। PRP हम इंजेक्टेबल से भी कर सकते हैं, एक गन आता है, मीजो गन से भी कर सकते हैं, डर्मो रोलर का भी आजकल यूज़ किया जा सकता है। और साथ साथ में हम अभी जो लो लाइट लेवल की जो लेज़र्स हैं, वो भी अगर हम आए हैं मार्केट में, जो स्कैल्प पे हम लगाते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ती है, कि वो भी इस गंजेपन जो आने वाले टाइम में शिकार हो सकता है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। कि जो अर्ली होना था, उसको धीरे धीरे जो अपने नॉर्मल साइकिल में 40-45 साल में विजिबल होता है, उसको हम 20 साल या 18 साल में ही शुरू होने से बचा सकते हैं इन टेक्निक से। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग वो शैम्पूज यूज़ करते हैं, कुछ लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और ये कहा जाता है कि 2 तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शैम्पू या साबुन यूज़ करने से, फ्रिक्वेंटली यूज़ करने से, उस वजह से हेयर फॉल होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके बाल डैमेज हो जाते हैं इस वजह से। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करता हूँ या कोई पर्टिकुलर साबुन यूज़ करता हूँ, तो उससे मेरे जो बाल ये स्ट्रेंथ हो जाती है, ये थोड़ा प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो रियलिटी क्या है? देखिए, इसमें कुछ टिप्स हैं जो हम अपने इन बालों को गिरने से बचा सकते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप नहाते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला पानी ना यूज़ करें, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा सर्द। बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर से आप अपने बालों को आप धो सकते हैं, जिससे हम हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2
जब भी हम कोई ऑयल यूज़ करते हैं तो हम इतना एक्सेस ऑयल भी ना यूज़ करें जिसकी वजह से नेक्स्ट डे धोने पर हम चिपचिपा हो जाते हैं और सिर को रगड़ते रगड़ते हम बालों को डैमेज कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस बढ़ सकता है। और उस कंडीशन में आप नेचुरल बेस्ड जो ऑयल हैं और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें और धीरे धीरे हेयर रूट्स पे मसाज कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑयल जो प्रेफरेबली मैंने देखा है कि जब हमारे पेशेंट्स यूज़ करते हैं और वो वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री आउटकम आता है जिसको हम जैबोरेंडी ऑयल बोलते हैं, जो ऑयल बेस होता है वो यूज़ किया जा सकता है। और जैसे आपने बोला है कि जब हम शैम्पू की बात करते हैं, मार्केट में कई ट्रेंड्स और कई टाइप्स की और एडवर्टाइजिंग में कई चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो हमेशा सच नहीं होता है। कोशिश किया जाए कि हमें ब्लेंड शैम्पू यूज़ करने चाहिए जिसमें कोई केमिकल ना हो, क्योंकि कोई भी केमिकल, कोई भी एडिटिव जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे हेयर जो है कंडीशन हो गए, शाइन आ गई, तो हो सकता है उसमें ऐसे केमिकल है जो धीरे धीरे आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं और आपका बालों का झड़ना बढ़ सकता है। और उसके अलावा कई और भी चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है कि खासकर हम लोगों ने, जैसे हम किसी सैलून पे चले जाते हैं और वहाँ बॉन्डिंग कराते हैं या स्ट्रेटनर्स यूज़ कराते हैं और यहाँ कर्ली यूज़ करते हैं, कोई स्ट्रेट वाले कर्ली करते हैं और उनकी वजह से भी हमारे बाल डैमेज होते हैं और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें, और जैसे मैंने डाइट वगैरह की बात की है, तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। खासकर हमारे बाल के लिए कुछ प्रोटीन्स खाना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट डाइट में फैक्टर है। और कुछ मल्टीविटामिन्स है जब हम बात करते हैं बायोटिन की, बायोटिन एक जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, आप राइबोफ्लेविन ले सकते हैं, आप फोलेट रिच ले सकते हैं। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स है जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम जिंक बोलते हैं, मैग्नीज बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। तो ये भी मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और खासकर जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो ज़रूर खाएं अपने बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को झड़ने से रोकने के लिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच इस इंफॉर्मेशन के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा दूसरा एपिसोड जिसके बारे में आज हमने बात की, हेयर फॉल के बारे में लेकर हमने आज बात की डॉक्टर साहब के साथ। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगे डिफरेंट इशू लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू।